नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज विजयदशमी है। विजयदशमी को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और ये भी जानते हैं किस वजह से, क्योंकि दोस्तों आज के दिन अच्छाई का बुराई पर जीत हुआ था श्री रामचंद्र के द्वारा। दोस्तों, हम लोगों ने देखा राम अकेले ही बंदर और भालुओं को लेकर के रावण पर आक्रमण करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं और माता जानकी को उनके कैद से अलग करते हैं। और दोस्तों, इसमें हम लोगों ने देखा त्याग, देखा तपस्या, देखा एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए क्या क्या कर सकती है, इसको हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने कार्य को सच्ची और ईमानदारी के साथ करेंगे, जिससे हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों, हम आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के इस वीडियो पर हम लोग चलते हैं। आज के इस वीडियो को हम लोग देखेंगे सैयद वंश दोस्तों 14 से 1451 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां के पहले दोस्तों ये देख लेते हैं हम लोग कि सैयद वंश में कितने शासक हुए। तो दोस्तों, पहला शासक था खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक। उसके बाद दोस्तों मुबारक शाह 1421 से लेकर के 14 से 34 तक रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह, ये दोस्तों 34 से 44 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आलम शाह 1444 से 1451 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, ये 4 शासक थे इसमें। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये यानी सैयद वंश केवल 37 वर्षों तक रहा। और हम लोगों ने दोस्तों इसके पहले के वीडियो में देखा कि तुगलक वंश से ही सल्तनत काल के पतन का आरंभ हो जाता है। तो यहाँ से कुछ ज्यादा ही प्रमाण मिलने लगता है कि पतन किस तरीके से सल्तनत काल का हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, सैयद वंश के संस्थापक दोस्तों खिज्र खां थे। ये दोस्तों 1414 से 1421 ईस्वी तक इनका शासन रहा दिल्ली में। और दोस्तों, यह स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था खिज्र खां। और दोस्तों, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। और ये तैमूर लंग के पुत्र को, इसके पुत्र तैमूर लंग के पुत्र का नाम था शाहरुख। इसके पुत्र को ये कर भेजा करता था। और दोस्तों, खिज्र खां ने एक उपाधि धारण की थी रयते आला की। और यह दोस्तों प्रशासन इसका जो था वो उदार एवं न्याय संगत था, यानी बहुत दयालु प्रवृत्ति का था। और ये न्याय के लिए कुछ भी कर सकता था, यानी न्यायपरक था ये। ओके, आगे देखते हैं। खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था दोस्तों तैमूर लंग ने। और दोस्तों, इसकी मृत्यु 1421 ईस्वी में हो जाती है। तो इसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह बैठता है। ये दोस्तों 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा। इसने यानी इसके पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। और इसके कार्यकाल में दोस्तों यह कह सकते हैं कि इसके कार्यकाल को अशांति व विद्रोह का काल कहा गया। किनके द्वारा कहा गया? वो दोस्तों बर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही में ये बातें वर्णित की गई हैं। ओके, आगे देखते हैं। सरवर उल मुल्क द्वारा ये दोस्तों मुबारक शाह मार दिया जाता है, जो छल द्वारा मारा जाता है। दोस्तों, कुछ विशेष इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम बनता है। अगर बना भी है तो यही बना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह बनता है
मोहम्मद शाह दोस्तों 1434 से 1444 ईस्वी तक रहा और इसके दोस्तों बचपन का नाम हरीर था। मोहम्मद शाह ने पंजाब व मुल्तान के शासक बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी और दोस्तों उपाधि के साथ साथ इस मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को पुत्र भी कहा था। ओके, आगे देखते हैं। इसका शासन दिल्ली से केवल 20 कोस की दूरी तक ही सिमट गया। अब समझ लीजिए दोस्तों, इसके पहले तुगलक वंश में हमने देखा संपूर्ण दक्षिण भारत को तुगलक वंश के शासकों ने अपने अंडर में किया था। लेकिन ये जो मोहम्मद शाह है इसका शासन केवल दिल्ली से केवल 20 किमी तक ही रह गया। 20 कोस, किमी नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं। इसने दोस्तों मुबारकाबाद शहर की स्थापना की मोहम्मद शाह ने। और आगे देखते हैं दोस्तों, अगला शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। यह 1444 से 1451 ईस्वी तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक इसे कहा गया और ये दोस्तों स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है अपनी इच्छा अनुसार, यानी वो राजकाज को में इंटरेस्टेड नहीं था, छोड़ देता है। और आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हो गई। और इसका शासन दोस्तों, इसका शासन क्या, सैयद वंश का संपूर्ण शासन केवल 37 वर्ष तक रहा। दोस्तों हम लोगों ने सल्तनत काल में गुलाम वंश देखा, खिलजी वंश देखा, तुगलक वंश देखा और लास्ट हम लोगों ने सैयद वंश देखा। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत काल की बातें समाप्त होती हैं और रह क्या जाती हैं दोस्तों, सल्तनत कालीन जो शब्दावलियां हैं या मंत्रियों के क्या नाम होते थे, सल्तनत कालीन साहित्य कौन कौन सी थी, सल्तनत कालीन सिक्के कौन कौन से थे और सल्तनत कालीन स्थापत्य कला कौन कौन सा था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सल्तनत कालीन मंत्री व उनके विभाग। तो दोस्तों वजीर दोस्तों राजस्व विभाग के अधिकारी को कहा जाता था और मुशर्रफ मुमलिक ये दोस्तों महालेखाकार को कहा जाता था। जितना भी कार्य राजकाज का कार्य होता था उसका लेखा जोखा महालेखाकार रखता था, यानी मुशर्रा के मुमलिक। आगे देखते हैं दोस्तों, मजमू आदर ये दोस्तों उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था, मजमू आदर। आगे देखते हैं खजीन ये दोस्तों कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष को खजीन बोला जाता था। ये दोस्तों अरबी फारसी इन शब्दों को लिया गया है। ओके, आगे देखते हैं दीवाने मुमलिक ये दोस्तों सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने इश्तियाक ये दोस्तों पेंशन विभाग का अधिकारी होता था। दीवाने बंदगान ये दोस्तों दास विभाग से संबंधित था। और दोस्तों दीवाने खैरात ये दोस्तों दान विभाग था, यानी दीवाने इश्तिहाक और दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, इन तीनों को फिरोज शाह ने अपने कार्यकाल में चलाया। और दोस्तों देखते हैं आगे, वकीले दर यह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा की जिम्मा लेता था। कौन दोस्तों, वकीले दर, व्यक्तिगत सेवा, व्यक्तिगत में कुछ भी आ सकता है। उसके बाद देखते हैं बरीदे मुमलिक ये दोस्तों गुप्तचर विभाग होता था। और काजी उल कजात यह सुल्तान के बाद न्याय का अधिकारी, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं सुल्तान सबसे पहले सुल्तान होगा, उसके बाद उसके नीचे के अधिकारी होंगे। तो वैसे ही ये दोस्तों काजी उल कजात जो है वो सुल्तान के बाद का न्याय अधिकारी होता था, यानी अगर सुल्तान नहीं करता था तो वो रेफर कर देता था इस काजी उल कजात के पास, तो वो न्याय करता था। ओके, आगे देखते हैं सद्र उस सुदूर ये दोस्तों धर्म व दान विभाग का प्रमुख होता था। धर्म से संबंधित जितने कार्य होते थे और दान से संबंधित जितने दान दिए जाते थे उसका जिम्मा सद्र उल सदूर को दिया जाता था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दीवाने मुस्तखराज यह दोस्तों वित्त विभाग से संबंधित था, वित्त विभाग की जिम्मेदारी लेता था। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में रहा। दीवाने को ही
यह किसी विभाग के लिए था दोस्तों? यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुआ। दीवाने कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों बनता है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। यह दोस्तों बलबन के कार्यकाल में था, यानी बलबन ने बनाया था दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की देखभाल के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों सल्तनत कालीन साहित्य। इसमें दोस्तों हसरतनामा के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी और रेहला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में मोरक्को यानी अफ्रीका का निवासी मोरक्को देश से आया हुआ इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में इसे चीन भेजा। ओके, आगे देखते हैं जफरनामा। यह मौलाना यजदी ने लिखा। सियासतनामा ये दोस्तों निजामुल मुल्क तूसी ने लिखा। और लैला मजनू शीरी फरहाद ये दोस्तों अमीर खुसरो दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पटियाली में हुआ, जो यूपी में पड़ता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट तबले का आविष्कारक इन्हें कहा जाता है, सितार का आविष्कारक इन्हें कहा जाता है, कव्वाली का आविष्कारक इन्हें कहा जाता है अमीर खुसरो को। ये दोस्तों कुल अमीर खुसरो 8 राजाओं के कार्यकाल को देखा इन्होंने, अमीर खुसरो ने। और देखते हैं आगे दोस्तों, इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। आगे देखते हैं सल्तनत कालीन सिक्के। इसमें दोस्तों चांदी का टंका, सोने का जीतल ये दोस्तों इल्तुतमिश ने चलाया। मासा सिक्का को बलबन द्वारा चलाया गया। टंकाए अलाई ये मुबारक शाह खिलजी द्वारा चलाया गया। ससगनी अदली ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। अद्दा और बिक ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया सिक्का। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रश्न बनेगा दोस्तों सल्तनत कालीन सिक्के से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। या तो चांदी का टंका, सोने का जीतल इल्तुतमिश, मासा बलबन, टंकाए अलाई मुबारक शाह खिलजी, ससगनी अदली मोहम्मद बिन तुगलक, अद्दा या बिक फिरोज शाह तुगलक। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम सब सल्तनत कालीन स्थापत्य कला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी न किसी परीक्षा में जरूर आ जाता है। पहला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये दोस्तों ऐबक ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहला मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में बनाया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखते हैं कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता दोस्तों इल्तुतमिश है। अब दोस्तों कुतुब मीनार की नींव जो डाली वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, लेकिन बनाने के पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते वक्त 1210 ईस्वी में इसकी घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस कुतुब मीनार का निर्माण इनके दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और दोस्तों अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया और हजार खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और मकबरे का जन्मदाता दोस्तों, मकबरे की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मकबरे का जन्मदाता। इसके पहले मकबरे नहीं बना करते थे, लेकिन इल्तुतमिश के कार्यकाल में मकबरे बनना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों प्रथम मकबरा जो बना वो सुल्तान गढ़ी का मकबरा बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अष्टभुजाकार मकबरा बनाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। ये दोस्तों तेलंगानी मकबरा बनाया, अष्टभुजाकार 8 भुजाओं वाला। ओके दोस्तों, हम लोगों ने देखा इतना, जितना हो सका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोगों ने देखा। और हम आशा करते हैं दोस्तों इससे ज्यादा किसी परीक्षा में नहीं आ सकता। केवल इतना हम लोग देख लें, सैयद वंश में बहुत ज्यादा कुछ कार्य हुआ नहीं, इसलिए हम लोग इसको केवल इतना ही समझे। लेकिन ये सल्तनत कालीन मंत्री विभाग से लगभग दोस्तों सारे एग्जामों में आ जाते हैं, चाहे वो RRB हो, NTPC ग्रुप डी हो, या किसी भी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा हो, उन सभी में यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है। जैसे दीवाने कोही आ चुका है, हमने देखा है, IAS में आया है। और दोस्तों दीवाने बंदगान आया है, दीवाने इस्तियाक आया है, दीवाने खैरात आया है, वकील दर आया है। ये सभी सैन्य विभागों के जो नाम है ये जरूर आया है किसी न किसी परीक्षा में। और दोस्तों ये भी आया है रेहला किसकी कृति है? तो दोस्तों इब्ने बतूता की कृति है। ये मोरक्को से आया हुआ, मोरक्को दोस्तों अफ्रीका में पड़ता है। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और दोस्तों यहाँ से भी सल्तनत कालीन सिक्कों से भी प्रश्न बना है।
चांदी का टंका सोने का जीतल ये किसने बनवाया? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने बनवाया। यहाँ प्रश्न कैसे बनता है कि चांदी का टंका सिक्कों को किसने शुरू किया? ऑप्शन दे देगा 4, उसमें एक होगा इल्तुतमिश। दोस्तों यही हमारा उत्तर होगा। और हम आशा करते हैं दोस्तों जितना हमने बताया उससे ज्यादा कुछ आ नहीं सकता है। और दोस्तों मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब त्योहार तो वैसे त्योहारों का समय है, दशहरा है, दशहरा के बाद दिवाली आ जाएगी, धनतेरस भी है इसी के पहले। तो हम लोग दोस्तों हमारा एग्जाम 15 दिसंबर से लगा हुआ है। अभी तो नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं कि हाँ 15 दिसंबर को ही होगा एग्जाम, लेकिन उसको ध्यान में हम लोग रखते हुए हम लोग अपनी तैयारी को, यानी जैसे सल्तनत काल में सारे राजा महाराजा अपने तलवारों को, अपने भालों को रोज मांजा करते थे, और इस उद्देश्य के साथ कि अगला कोई हमारे राज्य पे आक्रमण न करे। तो उसी तरह से दोस्तों हम लोग भी अपने हथियार को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लें, जिससे एग्जाम हमारा आए और हम लोग 100 प्रश्न अगर आ रहा है दोस्तों, अगर 100 में हम लोग अगर 80 टिकल कर गए दोस्तों, तो हमारा सिलेक्शन 101% हो जाएगा। प्री की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा भरा गया है, कंपटीशन हाई हो गया है, बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। अब जमाना बदल गया है, शिक्षा दर बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए हम लोग कल और परसों पे ना छोड़ते हुए हम लोग आज से, अभी से ये प्रण कर लें कि हमें रेलवे की एक सीट चाहिए। आज दशहरे के इस मौके पर हम लोग अपने मन में यही धारणा रखे रहें कि हमारा एक सीट होगा 2021 में, हम रेलवे में अपनी सेवा देंगे। ओके दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नमस्कार।